हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 12 अक्टूबर और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक भविष्यवाणी की है, फोरकास्ट, कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.8% से कट रहेगी इस बार। इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.8% से कट रहेगी इस बार। ये आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है इस साल। द फंड सिटीज यूक्रेन वॉर, ये क्यों कम होगा? क्योंकि यूक्रेन की वॉर, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला है और पैंडेमिक का इफेक्ट देखने को मिला है। इस रीजन की वजह से ये क्या होगा, जो आईएमएफ की भविष्यवाणी है वो 6.8% से इंडिया की ग्रोथ उसमें कम देखने को मिलेगी। द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया विल एक्सपीरियंस इन ओवरऑल स्लो डाउन इन द नेक्स्ट ईयर्स ओनली टू द इम्पैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, tightening monetary condition globally, the highest inflation in the decades, and lingering effect of the pandemic according to the International Monetary Fund। यानी कि दो तीन फैक्टर ऐसे बताएं जिनकी वजह से थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की इस बार डाउन देखने को मिलेगी। इसके अंदर रशिया यूक्रेन वॉर है, पैंडेमिक है, इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा। अब हमने इशू तो जान लिया, अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वो है आईएमएफ। तो आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फॉर्म है, एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। किसकी? यूनाइटेड नेशन की एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है जो फाइनेंस को देखती है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आईएमएफ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 190 कंट्रीज हैं। इसका जो मिशन है वो है वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि इस तरीके से काम करना कि जो ग्लोबली है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उनको कोऑपरेशन बना रहे कंट्रीज के बीच में, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बना रहे, हाई एम्प्लॉयमेंट बनी रहे और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे कंट्रीज की, और पॉवर्टी पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाए। इसको फॉर्म किया गया था 1944 में। दिसंबर 1945 में इसको इफेक्ट में लाया गया था एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्राइमरली बाय द आइडियाज हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेरेंड केनेस का ये क्या था, आइडिया था। फिर इसको फॉर्मल एग्जिस्टेंस में लाया गया 1945 में, जब इसके क्या थे 29 मेंबर इस कंट्रीज थे और अब क्या है 119 कंट्रीज। इसका गोल क्या था उस टाइम पे? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को देखना। इट नो plays in central role in the management of balance of payment account payment difficulties and international financial crisis. Countries contribute funds to a pool through a quota system from which countries experiencing balance of payments problems can borrow money। यानी कि जो कंट्री इसकी डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसमें फंड करती हैं एक कोटा के द्वारा, और फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको उधार दिया जाता है पैसा एज अ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखकर। एज ऑफ 2016 में फंड हैड 477 बिलियन इसमें फंड्स देखने को मिला था 2016 में। IMF is regarded as the global leader of the last resort through the fund and the other activities such as gathering of an statistics and analysis, surveillance of its members economics and the demand for particular policies। यानी कि फंड को इस तरीके से रिलीज करती है, पहले निगरानी करती है कंट्रीज की, सर्विलांस स्टेटिक्स को देख रही है, एनालिसिस को देखती है, फिर उनको पार्टिकुलर पॉलिसीज पर उनकी डिमांड के उनको पैसा दे दिया जाता है। द IMF वर्क्स टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ऑफ इट्स मेंबर्स कंट्रीज। द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव स्टैंड इन आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट आर, के उनके जो आर्टिकल्स हैं उनमें एग्रीमेंट किया गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशंस को प्रमोट करेगी, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाएगी, हाई एम्प्लॉयमेंट देगी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनाए रखेगी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखेगी, एंड मेकिंग रिसोर्स अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अगर किसी कंट्रीज में जो इसके मेंबर स्टेट है उनमें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हुई तो उनके लिए रिसोर्स बनाए रखेगी। IMF फंड्स कम फ्रॉम द टू मेजर सोर्सेज। IMF का जो फंड है वो दो मेजर सोर्सेज से आता है, एक तो कोटास और एक लोन्स, ये लोन्स भी लेता है। कोटास विच आर पूल्ड फंड्स ऑफ मेंबर नेशन, यानी कि कोटा किसके द्वारा आता है? जो इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, मेंबर नेशन है। जनरेट मोस्ट IMF फंड, वहीं से ही सारा IMF फंड ज़्यादा से ज़्यादा आता है।
Size of an members quota depends on its economic and financial importance and in the world. Nations with greater economic significance have largest quotas. The quotas are increased periodically as a means of boosting the IMF resources in the form of special drawing rights. अब हमने IMF के बारे में जान लिया डिटेल में, अब इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसको फॉर्म किया गया था 27 दिसंबर 1945 में। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसका पर्पज़ है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, रिसोर्सेज अवेलेबल कराना उस कंट्रीज़ के लिए जिसके फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हों, प्रिवेंट करना, रिकवरी बढ़ाना इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस में कंट्रीज़ की। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में देखने को मिल जाएगा। रीज़न ये वर्ल्ड वाइड काम करता है। इसके मेंबरशिप क्या है, 190 कंट्रीज़ हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की इंग्लिश है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके क्रिस्टीना जियोर्जिया है। फर्स्ट डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर इसके गीता गोपीनाथ हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट इसके पियर ओलिवर्स गोरिंची है। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है 3rd पेज पर। तो इस आर्टिकल में बताया है कि NCPCR की रिपोर्ट आई है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंदर। इसने पुलिस ने कहा है कि हमने कोई भी कॉग्निजेबल केस नहीं लगाया है किनके किनके अगेंस्ट, जुबैर जी के अगेंस्ट। तो जुबैर जी कौन है, एक ऑल्ट न्यूज़ को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, जिनके अगेंस्ट एक भी कॉग्निजेबल केस नहीं लगा, ये पुलिस ने कहा है NCPCR की रिपोर्ट में। तो कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल केस बेसिकली वो केस होते हैं जिनके अंदर पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन और विदाउट एनी परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की भी कोई परमिशन नहीं लेती, उससे पहले ही किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है। तो पुलिस ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ओल्ड न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के साथ। तो इश्यूज तो हमने जान लिया, अब देख लेते हैं NCPCR। तो NCPCR की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक इंडियन स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी मतलब कि इसको एक्ट से बनाया गया है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के द्वारा इसको फोर्स में लाया गया था। कमीशन वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये कमीशन काम करता है। गोल इसका क्या है, मिशन बिकम ऑपरेशन ऑन 5 मार्च 2007 में ऑपरेशन में आया था। Commission is mandated under Section 13 of CPCR Act 2005 to ensure that all laws, policies, program, and administrative mechanism are in consonance with the child rights. CPCR एक्ट 2005 के 13 सेक्शन बोलता है कि सारे के सारे लॉज को, सारी की सारी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म्स को इस तरीके से मानेगा कि चाइल्ड राइट्स उससे पर्सपेक्टिव हों एज इंसरेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिस तरीके से चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही है उस तरीके से ये भी इंश्योर करेगा सारे के सारे चाइल्ड राइट्स के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। एंड UN कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड एज डिफाइंड इन बाय द कमीशंस चाइल्ड इंक्लूड्स पर्सन अप टू एन एज ऑफ 18। चाइल्ड की एज का जो क्राइटेरिया बताया वो 18 साल से कम बताया। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो एक टाइप क्या है, कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के द्वारा इसको बनाया गया है। फाउंड किया गया था इसको 2007 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में देखने को मिल जाएगा। एरिया सब जो करता है ये इंडिया का करता है। की पीपल इसके कौन है, प्रियंका कनुंगो चेयरमैन है इसके। ओनर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पेरेंट एजेंसी जिसके अंदर ही काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इस आर्टिकल में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ये क्राइम एज ए क्राइम को क्लासिफाई करते हैं इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया में। श्रीलंका में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि उसके अंदर बिहेवियर आ जाए, पब्लिक अनोइनेंस आ जाए, और वाइल कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब और भी सीरियस क्राइम होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब वही होता है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी अथॉरिटीज को, किसी भी पर्सन्स को अरेस्ट कर ले विदाउट ए वारंट, उसको कोई वारंट ना मिले, और विदाउट ए स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन, को इन्वेस्टिगेशन करने के बगैर, विद और विदाउट द परमिशन ऑफ एन कोर्ट, यानी कि या तो कोर्ट की परमिशन के साथ या विदाउट द कोर्ट की परमिशन के साथ। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ए पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक एन अरेस्ट विदाउट ए कॉग्निजेबल केसेस। यानी कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके अंदर पुलिस ऑफिसर के पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं होती कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेवे विदाउट एन वारंट, बिना किसी वारंट के और इन्वेस्टिगेशंस के।
कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट कोर्ट ऑर्डर, यानी कि उसको बिना कोर्ट के ऑर्डर के उसकी इन्वेस्टिगेशंस को भी शुरू नहीं कर सकता, बिना इन्वेस्टिगेशन के उसको पकड़ नहीं सकता किसी पर्सन को। ये होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पुलिस कैन फाइल इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर पुलिस फाइल कर सकती है सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर, क्योंकि जो सीरियस क्राइम्स होते हैं। इन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस कैन मेक एन इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल केसेस की बात करें तो इनके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना किसी परमिशंस के मजिस्ट्रेट्स की। कॉग्निजेबल केसेस मोर सीरियस हैं देन नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। नॉर्मली सीरियस जो ऑफेंसेस होते हैं उन्हें कॉग्निजेबल बोलते हैं, और उनके अंदर सेंटेंस 3 इयर्स और उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कम्युनिटी सेवरल रजिस्टर्ड इंस्टेड ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जिस तरीके से कॉग्निजेबल इनमें ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर की जाती है, ऐसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में CSR रजिस्टर की जाती है, कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर। तो हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है 12th पेज पर। इसमें बताया है NHRC की रिपोर्ट है, उसने एडवाइस किया है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए वर्करों को थ्रू दी ओकुलर ट्रोमा, यानी कि ओकुलर ट्रोमा के अंदर हमें क्या करना चाहिए। NHRC की रिपोर्ट ने बताया कि हमें वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन ट्यूसडे इशूड एन एडवाइजरी टू द यूनियन को उन्होंने एडवाइस किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ओकुलर ट्रोमा। ओकुलर ट्रोमा का क्या हो, मिनिमाइज क्या हो, इम्पैक्ट हो। विच इट सेड कॉजेज 5% ऑफ एन परमानेंट ब्लाइंडनेस, इससे क्या हो जाती है 5% तक ब्लाइंडनेस आ सकती है। NHRC asked the government to identify the industry that have a high potential of ocular trauma and make it a mandatory for such units with 50 workers or more to an accident hour of 15 lakh for each workers। यानी कि NHRC ने बताया है कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है ओकुलर ट्रॉमा फैलने के, और उनको लिए मैंडेटरी करने देना चाहिए 50 वर्कर्स और उससे ज़्यादा के लिए जिनका एक्सीडेंट होगा, उनको उन इंडस्ट्रीज़ को लिए 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे ईच वर्कर्स को। तो ओकुलर ट्रॉमा तो बेसिकली वो होता है जब आई में इंजरी हो जाती है, वेल्डिंग वगैरह के काम करते हुए जो आई में इंजरी हो जाती है, आई में एक स्पॉट सा आ जाता है आईब्रो के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं, ओकुलर ट्रॉमा बोलते हैं। तो इस आर्टिकल में मेनली हमें क्या पढ़ना है, NHRC के बारे में। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया की बात करें तो एक स्टेचुरी बॉडी है जो बनाई गई थी 12 अक्टूबर 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हाई राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। इट वाज गिवन ए स्टेचुरी बेसिस बाय प्रोटेक्शन ऑफ हाई ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यानी कि एक एक्ट था जिसके द्वारा इसको एक स्टेचुरी बेसिस दिया गया। NHRC रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। NHRC का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन करती है और प्रमोट करती है ह्यूमन राइट्स को। डिफाइंड बाय द एक्ट, जो एक्ट्स में डिफाइन है, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, राइट्स जो रिलेटिंग होते हैं लाइफ से, लिबर्टी से, इक्वलिटी से एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल से, जो गारंटीड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोविनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल होते हैं कोर्ट के द्वारा इंडिया में। तो NHRC के बारे में अब थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। इसको फॉर्म किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। फेडरल एजेंसी इंडिया के अंदर आती है, इसका जुडिशन भी इंडिया के अंदर आता है। जनरल नेचर की बात करें तो ये फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन है वो है अरुण कुमार मिश्रा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इसमें बताया है कि पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रिमेन्स वैकेंट अक्रॉस कंट्री। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी जो पोस्ट है वो वैकेंट देखने को मिली है पूरी कंट्री में, इंडिया के अंदर। 40 द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वैकेंट इन इंडिया अगेंस्ट द सेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ 165, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ जो थी, जो फिल होनी थी वो 165 थी, लेकिन उसमें 40 नंबर्स पोस्टेज जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के वो वैकेंट देखने को मिली है। गुजरात और झारखंड के अंदर वर्किंग विदाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, according to an official reports less than 5% post of information commissioner occupied by the women's report ने बताया है कि जो 5% सिर्फ उससे भी कम वुमेन्स इसमें देखने को मिलेंगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर में। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, स्टेट्स के भी और यूनियन के भी। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं किसको, यूनियन को भी और स्टेट को भी। तो हमें क्या देखना है, इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो इसमें 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है
और इसमें 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन इसमें 10 होते हैं सिर्फ, जो अपॉइंट की जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रिपोर्ट्स किसको करते हैं? पार्लियामेंट को। सीट इनकी सूचना भवन न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। अपॉइंटर कौन होता है इसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म लेंथ की बात करें तो टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी टर्म को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अनटिल दे अटेंड द एज ऑफ, और जब तक ये अटेंड न कर लें एज ऑफ 65, जो भी पहले हो जाएगी उसके बिहाफ पे इनको क्या हो जाएगी, इनकी वो टर्म मानी जाएगी। अब हमने किसके बारे में जान लिया? इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो इसी पेज पर इंपॉर्टेंट है वो है, हमें पढ़ना है जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो ये प्रोवाइड कराता है सेफ और एडिक्यूट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। यानी कि रूरल एरिया में जितने भी हाउस हैं उन सबको 2024 तक उनके टैप में पानी आ जाएगा। ये क्या करता है? ये जल जीवन मिशन इसको एडिक्वेट और ड्रिंकिंग वाटर्स के बिहाफ पे इसको शुरू किया गया है। प्रोग्राम विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट सिक्योर source sustainable measures as mandatory elements such as recharge and reuse through grey water management, water conservation और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी ये प्रोग्राम बात करता है कि वाटर को कंजर्वेट किया जाए, वाटर का मैनेजमेंट किया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए। जल जीवन मिशन विल बी बेस्ड ऑन कम्युनिटीज अप्रोच टू वाटर। यानी कि जल जीवन मिशन एक आदमी के लिए तो नहीं है, कम्युनिटी अप्रोच देखने को मिल जाएगा। will include extensive information educations and communications as a key component of the mission। मिशन को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। तो हमने जल जीवन मिशन के बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।